ठीक हो गया, जबरदस्त। तो सर हाफिज सलमान मौजूद हैं सर, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। और एक बात बस मैं छोटी सी करता चलूँ कि देखें, एडवांस ऑडिट का जो पेपर है ना, वो एसटी एकेडमी ने पहले ऑफर नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि हमारी ये होती है कि कोशिश के जो भी फैकल्टी हम लॉन्च करें वो बिल्कुल हमारी लाइक माइंडेड हो। आप देखते हैं जैसे बीएफटी में अलहमदिल्ला में ओपन ली जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअली अवेलेबल होता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट के जो है वो काफ़ी सारे अलहमदिल्ला स्टूडेंट्स होते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के कोई हमसे पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, इंडिविजुअल क्वेरी जो है रिस्पॉन्ड हो रही होती है। फिर उसके अलावा हम जो है वो एक डेडिकेटेड लेक्चर्स पे काम कर रहे होते हैं। एंड लास्टली हमारी कोशिश ये होती है कि यार जितना मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट के लिए हम जो है क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट करें। आई थिंक सर हाफिज सलमान से जब मेरी बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बिल्कुल हम ऑडिट भी जो है लॉन्च कर सकते हैं। एंड आप में से वो कहते होंगे जिन्होंने जो लास्ट मंथ का ग्रुप था सर का, आई थिंक वॉइस नोट वाला ग्रुप था, इंटरवैक्ट लाइव 15-20 डेज में आई थिंक 300+ स्टूडेंट्स को सर जैसे अकेले सिंगल हैंडेडली कैटर कर रहे थे। वो इट वाज रियली अप्रिशिएबल। और माशाल्लाह उसमें से बहुत सारे बच्चे पास भी हो गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हमसे नहीं पढ़ रहे थे, बट स्टिल हमारी सपोर्ट उनको मौजूद थी। अभी भी रिजल्ट के बाद मैं देख रहा था कि सर काफ़ी जो है ना इंडिविजुअली बच्चों से जो है वो वन ऑन वन बेसिस पे जो है वो क्या कहते हैं अवेलेबल थे। और काफ़ी सारे इन्होंने रीजंस भी आइडेंटिफाई किए। मेरी भी इनसे डिस्कशन रही तो मुझे यही लगा, मैंने कहा यार आई थिंक ये सारी चीज़ें हम और लोगों को भी कम्युनिकेट करें, ताकि जो आपने इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों से बात करके रीजन आइडेंटिफाई किए हैं वो एक मास ऑडियंस तक पहुंच जाए। आप लोगों से गुजारिश है इस सेशन को भी जो है एंड तक लीजिएगा, और अगर इस सेशन में आपको बिल्कुल काम की बात नजर आएगी तो आप और लोगों से भी शेयर करिएगा प्लीज़, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी। सर आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें और फिर आप अपना सेशन को कंटिन्यू करें सर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पहले मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मेरा नाम हाफिज सलमान असलम है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है। 1 मिनट। एक मिनट, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे मैसेज में कंफर्म कर दें आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। जी जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप बिल्कुल कंटिन्यू करें सर। स्क्रीन इज अवेलेबल, ये जो वन नोट की स्क्रीन है बिल्कुल अपेयर हो रही है सर। अच्छा, 1 मिनट के लिए हम सर थोड़ा पॉज एक कर लेते मिनट, हैं। वो थोड़ा सा है ना, कुछ मसला क्रिएट हो रहा है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप सर टाइम ले लें। अच्छा ये चीज़ देखें, ध्यान में रखिएगा कि ऑडिट का जो सिलेबस है ना वो अभी ओपन बुक नहीं हुआ है। ओह सॉरी, ओपन बुक कह रहा हूँ, कंप्यूटर बेस्ड नहीं हुआ है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि चलें आप अभी जिस तरह पहले से पेपर करते आए थे उसी तरीके से आप जो है ना पेपर को इस बार भी अटेम्प्ट करें। और कोई मतलब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो ज़्यादा एफर्ट होना चाहिए आपका वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि पेपर कैसे निकले। ठीक है। कंटिन्यू कर सकते हैं सर हम। जी, कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, मेरा नाम हाफिज सलमान है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है, आई एम सी ए क्वालिफाइड। ठीक है। अच्छा। इससे पहले मेरी जो आर्टिकलशिप हुई है वो डिलॉयट से मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है, डिलॉयट यूसुफ आदिल। ठीक है। फिर इसके अलावा आर्टिकल्स के बाद मैंने ज्वाइन कर ली थी इंडस्ट्री में आई एम करंटली वर्किंग एज अ हेड ऑफ फाइनेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फिर इसके बाद जो है मैंने अपना टीचिंग करियर भी स्टार्ट करा। टीचिंग करियर मैंने कैफ 8 से स्टार्ट करा था। सबसे पहले मैंने कैफ 8 पढ़ाना स्टार्ट करा था। कैफ 8 में मैंने आइडेंटिफाई करा कि यार बच्चे कहाँ लैग करते हैं, किधर मसले मसाइल है। तो एक जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पता होता है आप लोगों को कि यार कि क्या चीज़ें आप इनिशियली
क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर कैफेड के बाद से जब मेरी सर से बात हुई, हमने आइडेंटिफाई करा कि यार बहुत सारे मसले एडवांस ऑडिट लेवल पर भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं फेल होते हैं, बहुत मसले मसाइल हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता कि किस तरीके से स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो फिर मैंने सी फैब पढ़ाना भी हमने स्टार्ट करा इस सेशन से, ठीक है। और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग का एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे कि सर ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को टाइमली आंसर करा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे उसमें पास भी हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बच्चा फेल भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हुए, काफ़ी बच्चे फेल भी हुए, ठीक है। तो बच्चों की काफ़ी क्वेरीज भी आई पर्सनल लेवल पर के पूछ रहे थे कि सर सबसे पहले तो ये बता दें कि सर ये बार बार हम लोग कंटिन्यूअसली पेपर दे रहे हैं, हम लोग ने एक अटेम्प्ट दे दी, दो अटेम्प्ट दे दी, तीसरी अटेम्प्ट दे दी, लेकिन फिर भी मेरा पेपर फेल हो रहा है, तो मसला क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग पेपर को पास करें, हाउ टू पास पेपर, सबसे सबसे जो जनरल क्वेश्चन आता है वो एक बच्चे का ये आता है, सर पेपर को पास कैसे करें, कंटिन्यूअसली हम लोग फेल हो रहे हैं। पहली अटेम्प्ट दी, पहली अटेम्प्ट में 30-40 मार्क्स पे पेपर फेल हो गया, दूसरी अटेम्प्ट दी अगेन 30 से 40 मार्क्स पे पेपर फेल हो गया, थर्ड अटेम्प्ट दी अगेन यही हो रहा है। तो सर मसला क्या है ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सर दूसरा मसला ये कि सर ये तो बता दें, लेकिन आप ये बताएं कि स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करें, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई की, ठीक है। अब इतनी सारी अटेम्प्ट दे दी, हमें तो चीज़ें पता दी है, कॉन्सेप्ट भी आते हैं, हमने क्लासेस भी ले ली, डिफरेंट डिफरेंट टीचर से हमने क्लासेस भी ली है, ठीक है। तो अब हमारी स्ट्रेटजी ऐसी क्या हो जाए कि हमारा पेपर पास हो जाए, ठीक है। और तीसरा मसला ये कि सर ये बता दें कि हमारी वीकनेस क्या है, किस एरिया पे हम लोग काम करें कि हमारा पेपर अल्टीमेटली हम लोग ये गोल जो है हमारा हाउ टू पास पेपर वाला, ये गोल हमारा पूरा हो जाए। तो ये एक बच्चे का है ना नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि सर ये चीज़ें बता दें, हमें समझ नहीं आ रहा कंप्लीटली, है ना। बच्चा जो है डीमोटिवेट हो जाता है लगातार, जब आप फेल हो रहे होते हैं तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी जान मार रहा हूँ, मैं पास पेपर भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली मेरा पेपर ये फेल क्यों हो रहा है। तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है। तो देखें हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहला काम हमें क्या करेंगे, हम चलेंगे सबसे पहला काम करेंगे कि वीकनेस आइडेंटिफाई करना, कि वीकनेस हमारी क्या है, ठीक है। हर बच्चे की देखें डिफरेंट वीकनेसेस होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार एक जनरल सी बात के बच्चे की है ना वीकनेस ये होगी कि यार बच्चा टाइम मैनेज सही नहीं करता, देखिए हर बच्चे की डिफरेंट वीकनेस होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंडिविजुअल लेवल पे आपने खुद से वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, सर मेरी वीकनेस क्या है। अच्छा नॉर्मल वीकनेसेस क्या होती है मैं ये भी बताता चलूँ, वीकनेस होती क्या है। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आपकी जो वीकनेस होती है, एक वीकनेस तो ये होती है कि सर ड्राफ्टिंग का इशू होता है। सर ड्राफ्टिंग का इशू होता क्यों है, सबसे बड़ा मसला कि यार देखें नॉर्मली जो भी ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सब देखें एक अच्छा लेवल पे जाके पढ़ा रहे हैं, सब टीचर एक अच्छे लेवल पे जाके पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब चीज़ें प्रॉपरली कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि यार कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दिया, सारी चीज़ें डिलीवर कर दी, सब चीज़ें बता दी, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी, बता दी कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, सारी चीज़ें कर ली। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आता है वो गैप ये आता है कि यार जब बच्चा खुद से पेपर लिखता है ना, उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता, ठीक है। सबसे बड़ा मसला यही है कि उसको चेक करने वाला कोई नहीं है कि यार जब इंडिविजुअल लेवल पे बच्चा मिस्टेक्स कहाँ कहाँ किधर किधर कर रहा है ड्राफ्टिंग में। आपने तो बता दिया कि भाई रिस्क का क्वेश्चन ऐसे ऐसे ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है, बच्चे को पता भी चल गया कि यार ठीक है ऐसे ऐसे करनी है, लेकिन बच्चा जब करता है तो वो चीज़ें वो इग्नोर कर देता है, उसको खुद को भी नहीं पता होता, ठीक है, वो सबकॉन्शियसली वो उसको नहीं पता होता कि यार वो चीज़ें वो इग्नोर कर रहा होता है, ठीक है। अब उसको कोई चेक करने वाला बंदा नहीं होता कि उसको ये चीज़ आइडेंटिफाई करके दे, यार आप जो है इस पॉइंट पे जाके मसला कर रहे हो, आप लेट से रिस्क तो लिखते हो लेकिन उसकी अदर्शन आप नहीं लिखते, ठीक है। इवन आईकेप के सजेस्टेड आंसर के अंदर भी अदर्शंस नहीं लिखी हुई होती कि मसला क्या है। रिस्क अगर लिख रहे हैं तो ये नहीं बताते कि यार वैल्यूशन के दर्शन का मसला है, कंप्लीटनेस के दर्शन का मसला है। तो इवन सजेस्टेड आंसर में भी ये चीज़ मिसिंग होती है, ठीक है। तो देखें आइजा 315 हमें क्लियरली कहता है कि यार अदर्शन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदर्शन हम लाजमी बता दें, जब आप प्रैक्टिकल ऑडिट भी करते हैं तो आप रिस्क जब आप बनाते हैं क्रिएट करते हैं तो साथ ही साथ आप उसकी अदर्शन भी बनाते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया को किस अदर्शन पे हिट कर रहा है, ठीक है। तो हम जब रिस्क का क्वेश्चन करते हैं उसको ड्राफ्ट करते हैं, अदर्शन लिखना भूल जाते हैं, एक ये सबसे बड़ा ब्लंडर हमारे से होता है, ठीक है। तो मसला ये है कि यार उसको कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं होता, ठीक है। जब चेक एंड बैलेंस करने वाला होगा तो आपको इंडिविजुअली
चेक करने वाला उसको कोई होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार इधर मैं मसला कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, मैं ये नहीं कहता कि यार आप क्लासेस हमसे लें या कहीं से भी, देखें कहीं से भी आप ले रहे हैं, उसको चेक किसी ना किसी से करवाएं। चेक या तो अपने टीचर से करवाएं या फिर अपने किसी सीनियर से करवाएं, या अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने ऑडिट पास कर लिया है, आप उससे उसको चेक करवा लें, ताकि आपको देखें अपनी गलती का अंदाजा हो जाए कि यार आप किधर गलती कर रहे हैं। देखें, जब बंदा खुद कोई चीज़ करता है ना, तो उसकी गलती वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ठीक है ना। उसको अलग ही चीज़ें पता भी होंगी, शायद वो शायद किसी और का चेक चेक करेगा पेपर, तो वो गलती आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन जब आप खुद का चीज़ चेक करते हो ना, तो आप उस गलती को इग्नोर कर देते हो। आप बोलते हो मैंने ही लिखा है, तो आप उसको ज़्यादा फोकस से नहीं देखते। तो चेक किसी से भी करवाएं, अपने फ्रेंड से करवाएं जिसने ऑडिट का पेपर पास कर लिया, अपने सीनियर से करवाएं, या फिर आप किसी टीचर से करवा लें, ठीक है। तो चेक उसको लाजमी करवाएं। जो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, रिस्क का क्वेश्चन कर रहे हैं, रिपोर्टिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसको लाजमी है कि चेक करवाएं अपनी ड्राफ्टिंग को, कि ड्राफ्टिंग आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चा जो है सब चीज़ें उसने पढ़ी हैं, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ड्राफ्टिंग अच्छी है, हर चीज़ उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यार टाइम उससे मैनेज नहीं होता, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का मसला, जब वो पेपर देने जाता है ना, जब वो पेपर देने जाता है तो होता ही है कि यार वो बच्चा पूरा पेपर करके नहीं आता, ठीक है, 75 मार्क्स का करके आता है। तो टाइम मैनेज उससे होता नहीं है, 25 मार्क्स का उसने छोड़ दिया। अगर वो 25 मार्क्स का कर लेता, अगर उसमें से 10-15 मार्क्स भी अगर उसके आ जाते, तो मतलब अगर उसका 40 मार्क्स पे पेपर रुका है, तो वो पेपर उसका पास हो चुका होता, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा है ना सबसे बड़ा मसला करता है। टाइम मैनेजमेंट में देखिए दो चीज़ें आ जाती है, एक तो पेपर का छोड़ना, ठीक है, एक तो पेपर का आपने छोड़ दिया, ठीक है, आप कर गया 75 मार्क्स का पेपर, ठीक है, एक तो ये मसला। या फिर आपने पेपर तो पूरा कर लिया, 95 मार्क्स का कर लिया, लेकिन क्वालिटी आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में आती है। ये नहीं कि आपने पेपर पूरा कर लिया लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, तो अगेन आपकी टाइम मैनेजमेंट का इशू है, ये कोई और इशू नहीं है। देखें, ड्राफ्टिंग आपको अच्छी आती थी, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, सब चीज़ें अच्छी थी, लेकिन आपसे टाइम मैनेज सही से नहीं हुआ। आपने ज़बरदस्ती पेपर तो पूरा करा, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, तो अगेन आपके पेपर, आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट का मकसद ये है कि पेपर भी पूरा करना, अराउंड 90 to 95 मार्क्स का एटलीस्ट पूरा करके आना, ठीक है। दूसरी चीज, क्वालिटी भी उसको मेंटेन रखते हुए करना। ये नहीं कि यार 90 to 95 मार्क्स का पेपर तो मैंने पूरा कर लिया, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर ली। तो देखें, ये एक सबसे बड़ा इशू होता है। तीसरा इशू क्या होता है, यार प्रेशर हैंडलिंग। अब प्रेशर हैंडलिंग सर, ये क्या मकसद है? सर इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा मसला कि यार जब कोई आपके सामने अनयूजुअल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अभी अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं, तो आईएफआरएस वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आईएफआरएस 16 की इम्प्लीकेशन थी, तो वो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि यार आईएफआरएस 16 का जो क्वेश्चन था उसमें क्या इम्प्लीकेशन होनी चाहिए थी, उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उसका एक अलग सेशन रखेंगे कि लास्ट पेपर का जो पेपर था उस पर डिस्कशन एक अलग होगी, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी सी उसके बारे में बात करूंगा कि क्या उस क्वेश्चन में इम्प्लीकेशंस थी, ठीक है। तो देखें, बच्चे जब वो वाला क्वेश्चन देखा ना, बच्चे ने रिस्क का क्वेश्चन देखा, बच्चे ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे। रिस्क का क्वेश्चन अच्छा बहुत ज़्यादा यूनिक था कि यार एक उसने सिचुएशन बना दी थी कि क्रिप्टो में आप डीलिंग कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें, ठीक है, होटल होटल कंपनी थी आपकी। तो उसने रिस्क का क्वेश्चन भी ना एक बिल्कुल एक अलग लेवल पे जाके पूछा था, ठीक है। और उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसने कर दी थी कि यार आप किसी वेबसाइट से इनकॉर्पोरेट करें हुए, जैसे कि आपने इधर देखा होगा कि एक एक ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, तो वेबसाइट के थ्रू है ना आपके वो आ रहे होते हैं, बुकिंग कर रहे होते हैं, आप होटल्स की बुकिंग कर रहे होते हैं, फ्लाइट की बुकिंग्स कर रहे होते हैं। तो इस टाइप की जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो सारी उसने क्या कर दिया, डिजिटल ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व कर दिया इधर, कि डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है, बैंक के थ्रू पैसे की पेमेंट हो रही है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रही है, क्रिप्टो के थ्रू हो रही है। तो इधर देखें, डिजिटलाइज चीज़ें कर दी उसने, ठीक है। अब देखें, आइजा 315 में हम आईटी आईटी तो पढ़ते हैं, लेकिन देखिए आईटी का जो सिनेरियो है ना, वो जो क्वेश्चन आएगा वो आपको सिनेरियो बना के आएगा, चीज़ें डिजिटलाइज करते हुए आएगा। तो उसमें आपको रहते हुए सोचना होता है कि यार आईटी की इन्वॉल्वमेंट आ गई तो क्या क्या चीज़ों के इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रेशर हैंडलिंग में क्या होता है कि यार बच्चा जो है जब नया क्वेश्चन कोई अजीब सा देखता है जो कि उसने पास्ट पेपर में कभी नहीं देखा होता, तो वो बच्चा है ना देख के घबरा जाता है कि यार अब इसको किस तरीके से हैंडल करूँ, ये तो पास पेपर में कभी आया ही नहीं था, ये तो बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसका तो फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं है। तो बच्चा देखने के साथ है ना फौरन के फौरन क्या हो जाता है, सर बच्चा हो जाता है ब्लैंक,
ठीक है। या तो बच्चा खाली छोड़ के आ जाएगा, या तो बच्चा है ना अजीब सी कुछ चीजें लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखें उसको बड़े आराम से हैंडलिंग करनी होती है। देखें जो चीज आपने पास पेपर में कभी नहीं देखी ना, उसको सारे बच्चों ने नहीं देखी। जो चीज आपको नहीं आ रही तो मतलब किसी को भी सब सब लोग उसमें डिफिकल्टीज चैलेंज, सबके लिए डिफिकल्टीज होंगी, सब लोग उसमें सबके लिए चैलेंजिंग वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखें बड़ा रिलैक्स होके आपने सोचना होता है कि उसमें मुझे किस तरीके से उसको हैंडल करना है। ठीक है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन मुझे लिखना है। ठीक है, तो वो एक चीज बंदे को आनी चाहिए, उसमें प्रेशर में बंदा ना आ जाए कि यार अब इसको किस तरीके से करूं। उसको बहुत रिलैक्स होकर आपको डील करना होता है उस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये सबसे बड़े मसले होते हैं। और लास्ट एक मसला होता है कि कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट भी मसले होते हैं कि यार कॉन्सेप्ट सही नहीं होते, हालांकि किसी ना किसी टीचर से पढ़ा है उन्होंने। ठीक है, कॉन्सेप्ट टीचर ने सही प्रोवाइड भी करा है। ठीक है, लेकिन बच्चा जब उसको लेता है तो बच्चा या तो है ना उसको, या तो अज्यूम कुछ और करता है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस उसने नहीं करी होती उस चीज़ की, तो वो बच्चा है ना कुछ और समझता है उसको। ठीक है, हालांकि टीचर ने उसको सही चीज़ गाइड करी भी होती है कि भाई ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन बच्चा उसको इंटरप्रेट अपने पास या तो गलत कर लेता है। ठीक है, और फिर वो प्रैक्टिस में भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो ये एक मसले होते हैं नॉर्मली। ठीक है, फेल होने के, या तो आपकी ड्राफ्टिंग का मसला होगा, या आपकी टाइम सही से आप मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे एग्जाम्स के अंदर, या फिर एग्जाम्स के अंदर कोई ऐसे क्वेश्चन आ गए होंगे जिसकी वजह से आप सही से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप या तो बिल्कुल ही कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते होंगे, जैसे कि आईएफआरएस वाला क्वेश्चन आया था, और काफ़ी लोगों ने मुझे कम चैट पर कहा कि सर वो वाला क्वेश्चन जो था ना उसको देख के हम कंप्लीटली ब्लैंक हो गए थे कि उसमें करें क्या। ठीक है, तो देखें कुछ ब्लैंक नहीं होना होता, कुछ ना कुछ आपको करना होता है। और लास्ट लास्ट बहुत ज़्यादा उसके कम चांसेस होते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोगों के सही होते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल एरर भी किसी किसी के होते हैं। ठीक है, तो देखें अब हमें काम क्या करना है। देखें ये तो चार चीज़ें एक जनरल सी चीज़ है, लेकिन आप किस लेवल पे जाके, आपकी क्या वीकनेस है, क्या आपकी ड्राफ्टिंग की वीकनेस है, क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट की है, क्या आपकी प्रेशर हैंडलिंग की है, तो ये देखें आपने आइडेंटिफाई करना है। अब देखें आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं कि यार किस तरीके से आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव करेंगे, और किस तरीके से आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 घंटे का टाइम लगा के आपने करना है पेपर को अटेम्प्ट करना है। लास्ट अटेम्प्ट वाला जो रिसेंट अटेम्प्ट का जो विंटर 2023 का है, आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 3 घंटे के टाइम से करना है। ऐसा नहीं कि आप एक सवाल करें फिर 10 चक्कर खा के आए, फिर इसके बाद आप एक सवाल करें, फिर घूमें फिरें, फिर इसके बाद एक सवाल करें। देखिए ऐसे नहीं करना, बिल्कुल आपने एग्जाम वाली सिचुएशन अपनी बनानी है। ठीक है, 3 घंटे के आपने एक रूम में अपने आप को लॉक करना है, और आपने 3 घंटे के टाइम से आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है दोबारा। ठीक है, आप एक दफ़ा उसको अटेम्प्ट करें, आप अटेम्प्ट करेंगे, आप 3 घंटे के टाइम में उसको कंप्लीट करें। देन आप खुद से एक दफ़ा है ना सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करें। देखिए मैं आपको है ना एक सेशन रख के, इस सेशन में मैंने क्यों नहीं बताया, मैंने सर को भी यही बोला। सर ने पहले मुझे कहा था कि हम लास्ट पेपर को डिस्कस वगैरह भी कर लेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बोला पहले इनको ज़रा सा टाइम देना है। ठीक है, टाइम देना है ताकि ये लोग है ना एक दफ़ा पेपर अटेम्प्ट करें। स्टूडेंट्स अटेम्प्ट आप खुद करेंगे, खुद एक दफ़ा सजेस्टेड आंसर से खुद कंपेयर करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद भी रहेंगी कि आपकी गलती क्या है। ना कि अगर मैं आपको एक वीडियो में बता दूं या फिर आपको लाइव सेशन में बता दूं तो शायद आप वो चीज़ें अभी भी शायद भूल जाएंगे। ठीक है, जब आप खुद से एक दफ़ा पेपर अटेम्प्ट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे ना सजेस्टेड आंसर से, खुद से चेक करेंगे, तो आपको वीकनेस आइडेंटिफाई खुद होगी कि क्या आपसे प्रेशर का मसला था। ठीक है, क्या आप कोई क्वेश्चन देख के ब्लैंक हुए, क्या आपकी ड्राफ्टिंग के मसले हैं। सजेस्टेड आंसर में जब कंपेयर करेंगे तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि क्या ड्राफ्टिंग के कुछ मसले हैं, क्या चीज़ों को मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या मैंने सही से अदर्शन लिखी नहीं लिखी, तो वो चीज़ों को भी आपको अंदाजा होगा। तीसरा आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार टाइम मैनेजमेंट मैंने सही से करी नहीं करी। ऐसा तो नहीं कि टाइम 3 घंटे का पूरा हो गया और मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, या पेपर तो मैंने 90 to 95 मार्क्स का कर लिया, लेकिन जो क्वालिटी मुझे लिखनी चाहिए थी वो मैंने सही से क्वालिटी लिखी नहीं। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेपर अटेम्प्ट करके लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आपने एक दफ़ा अटेम्प्ट करना है, और उसको एक दफ़ा कंपेयर करना है अपने सजेस्टेड आंसर से। आपने देखना है कि यार किधर आपने गलतियां करी हैं। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है, जब आपने गलतियां आइडेंटिफाई कर ली, सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, सर ये मसला है, देखिए फिर आपने डिस्कस करना है। अब डिस्कस देखें, आप किसी भी टीचर से करें, आपकी जो आपने पहले किसी टीचर से अगर पढ़ा हुआ है आप उनसे डिस्कस कर लें। अगर आपको मेरे से डिस्कस करना है आप मेरे से डिस्कस कर लें कि सर मैंने ये अपनी चीज़ें आइडेंटिफाई करी है। ठीक है, ये मसला है।
आप वो मुझे पेपर सॉल्व करके अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करके मुझे सेंड करें, ठीक है, मुझे सेंड करें। मैं एक दफ़ा मज़ीद उसको चेक कर लूँगा कि यार क्या आपके इसके अलावा तो कोई चीज़ें नहीं है जो आपने मिस कर दी हो। देखें, जब आप खुद से रिव्यू करते हैं ना, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप मिस कर दें, कुछ कुछ काफ़ी सारी चीज़ें तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर लेंगे। हो सकता है, चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें आप मिस कर दें और आप समझे कि यार ये चीज़ मेरी सही है, मसला नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई और बंदा अगर उसको रिव्यू करे तो वो चीज़ें भी आपको आइडेंटिफाई कर दे जो आपने आइडेंटिफाई नहीं करी। तो इससे मेक श्योर हो जाएगा कि यार अब यही वीकनेसेस है और उसी पर हमें काम करना है। सर लेट्स से अगर ड्राफ्टिंग का मसला है तो अब उसके लिए मैं क्या करूं, ड्राफ्टिंग कैसे इंप्रूव करूं। मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया, ये काम तो मैंने कर लिया, मुझे वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो गई, मेरा मेरा मकसद पूरा हो गया कि वीकनेस आइडेंटिफाई हो गई। अब वीकनेस को मैं इम्प्रूव कैसे करूं? क्या मैं पूरा पेपर शुरू से लेके एंड तक पूरा पढूं, सारे लेक्चर्स अटेंड करूं? सर करूं क्या? देखें, अब हमें काम क्या करना है, सारे लेक्चर्स देखें देखें आपने ऑलरेडी किसी ना किसी टीचर से लिए हुए और किसी ना किसी और कोई भी टीचर ने अगर आपको पढ़ाया है तो एक सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक डिलीवर करे हुए होंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स में आप बोलें कि यार ये कॉन्सेप्ट्स मेरे अच्छे नहीं है, आपको सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स लेने होंगे, सारे सारे लेक्चर्स आपको शुरू से लेके आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है यार मैं गोइंग कंसर्न में अच्छा नहीं हूँ तो गोइंग कंसर्न का आपने लेक्चर ले लिया। आपको लगता है मैं कैम के अंदर अच्छा नहीं हूँ, आपने कैम का लेक्चर ले लिया। आपको लगता है कि यार मैं लेट से वॉल्यूम 2 वाले जो कुछ हैं उसके अंदर मैं अच्छा नहीं हूँ, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंदर, मैंने वो वाला लेक्चर ले लिया। तो सारा मुझे लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लेक्चर लेने जिसमें मैं मेरी वीकनेस है, ठीक है, सिर्फ मुझे वो इंप्रूव करना है, ठीक है। तो लेट से मैं कहता हूँ कि यार लेट से मेरी ड्राफ्टिंग का इशू है सर, उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए देखें, आपने काम ये करना है, आपने सबसे पहले काम ये करना होगा कि आप क्या करें, आप ये करें कि यार पेपर को सॉल्व करें। एक मिनट। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने क्वेश्चन लेट से आपने रिस्क एंड प्रोसीजर के क्वेश्चन को सॉल्व करा है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने किसी ना किसी से इसको चेक करवाना है। आपने आपने चेक करवाना है। चेक देखें, अब आप है ना किसी सीनियर से अपने करवाएं, किसी आप अपने फ्रेंड से करवाएं या फिर किसी से भी आप करवाएं, किसी जिस टीचर से आपने पढ़ा हुआ आप उनसे करवाएं। अगर देखें आप हमारे बैच में इनरोल हो रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो भी बच्चा है उसकी अगर ये वाली वीकनेस है ड्राफ्टिंग वाली, तो मैं उसको ये फैसिलिटी चेकिंग वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर बच्चा कोई कोई भी मसला कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो मुझे सेंड कर सकता है और इंशाल्लाह मैं उसको चेक वगैरह करके प्रॉपर फीडबैक उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किधर वो मसले कर रहा है और किस एरिया पे इसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग करके, अगर ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करनी है ना तो लाजमी है कि आप किसी ना किसी से भी चेक करवाएं, मेरे से करवाएं, किसी से भी करवाएं, ठीक है। तो आप लाजमी किसी ना किसी से चेक करवाएं, चेक करवाएंगे वो आपको गलतियां आइडेंटिफाई करके देगा कि इस एरिया पे आप गलती कर रहे हैं, तो वो वाला एरिया आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उस एरिया पर आप काम करेंगे, अपनी ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है सर, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अगर लेट से टाइम मैनेजमेंट का मसला है तो टाइम मैनेजमेंट के मसले के लिए देखें आपने क्या करना होगा। आपने लास्ट रिसेंट अटैम्प्ट के पेपर उठाने हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स उठाने हैं और आपने करना है कि आपने उसको अटेम्प्ट करना है 3 घंटे के टाइम से, ठीक है। जब आप 3 घंटे के टाइम से ये वाली चीज़ अटेम्प्ट करेंगे, देखें ड्राफ्टिंग वाले केस में आपको 3 घंटे वाले लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर ड्राफ्टिंग का मतलब आपने सिर्फ क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करना है, किसी ना किसी को सेंड करना है और अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर टाइम मैनेजमेंट का मसला आपसे सही से टाइम मैनेज सही से नहीं होता तो आपने डिफरेंट मॉक्स अटैम्प्ट करने हैं, डिफरेंट पास पेपर अटैम्प्ट करने हैं 3 घंटे के टाइम से, और आपने ये असेस करना है कि यार क्या मैं 3 घंटे में पूरा पेपर क्वालिटी वाइज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी टाइम मैनेजमेंट की इस तरीके से आपकी कैटर होगी कि यार आप 3-3 घंटे के टाइम से पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। अगर लेट से प्रेशर हैंडलिंग का है, ठीक है, तो प्रेशर हैंडलिंग में भी आप क्या करेंगे सर, आप डिफरेंट आप ये करेंगे यार, प्रेशर हैंडलिंग भी आपकी इसी से हैंडल हो रही होगी, ठीक है। जब आप डिफरेंट मॉक्स उठाएंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के तो वो क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, ठीक है।
तो आपने देखना है कि यार वो क्वेश्चन को मैं इजीली टैकल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, किस तरीके से मैं टैकल करूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपकी ऐसे ही हल हो रही होंगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स, अगर कॉन्सेप्ट का कोई मसला आपने आइडेंटिफाई करा, यार ये यहाँ मेरे कॉन्सेप्ट का मसला है, रिपोर्टिंग वाले एरिया में कॉन्सेप्ट का मसला है, तो सिंपली आपने करना क्या होगा, आपने वो लेक्चर दोबारा से लेने, दोबारा उसको अच्छे से रीड करना और उस एरिया में आपने आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं साथ साथ, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है, मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है। अगर कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे लिखकर पूछ सकता है। यासिर अली कह रहे हैं क्लियर है, बाकी इसके अलावा और लोग। देखिए, कोई भी क्वेश्चन है साथ साथ हम चलेंगे, ये नहीं होगा कि यार सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी साथ साथ क्वेश्चन है तो आप लोग साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम अगर आगे बढ़ें तो चीज़ें आप लोगों को हो कि यार हाँ, जो भी चीज़ें सर ने बताई ये चीज़ें अब तक क्लियर हैं, ठीक है। सर, आपके कोर्स में टेस्ट सेशन इंक्लूड हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह टेस्ट सेशन भी हम लोग कंडक्ट करेंगे, साथ साथ टेस्ट सेशन भी हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। जबकि मैं जो भी आइज़ा पढ़ा रहा हूँगा तो उसके साथ साथ आपको होमवर्क भी दे रहा हूँगा। तो होमवर्क में ये होगा कि यार साथ साथ आप होमवर्क करेंगे, होमवर्क मुझसे चेक करवाएंगे, तो साथ ही साथ आपकी वीकनेसेस भी साथ साथ इम्प्रूव होती रहेंगी। राहिला नूर का क्वेश्चन है, इज देयर एनी सेपरेट टेस्ट सेशन? जी बिल्कुल, टेस्ट सेशन सेपरेट भी होंगे, ठीक है। टेस्ट सेशन हम सेपरेट भी कर रहे होंगे और साथ साथ होमवर्क भी हो रहे होंगे, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट सेशन बिल्कुल हो रहे होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन ये आया हारिस परवेज का, सर कॉन्सेप्ट के हवाले से आपने कहा है कि पास पेपर से आइडेंटिफाई करें मगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई न्यू कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा। देखें, पास्ट पेपर में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मसला क्या था, देखें मेजर मसला आपके क्या थे, और इससे पहले भी आपने कोई ना कोई पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करे होंगे। आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि यार किस एरिया में मेरे मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। वो एरिया को आपने आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं एरिया को आपने इम्प्रूव करना है। अच्छा जी। अच्छा, एक और आया है, कितने आवर्स का कोर्स है आपका अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली देखें, ये जाएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 आवर्स पे जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम थोड़ा सा चीज़ें डिटेल में करेंगे, टेस्ट सेशन भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रैक्टिस होंगे, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह 80 to 90 आवर्स में कवर हो रहा होगा कोर्स, ठीक है। तो एक डिटेल लेवल पर होगा, इसकी बेफिक्र हो जाए कि चीज़ें हम कम करेंगे या फिर ज़्यादा, तो इंशाल्लाह एक मुनासिब लेवल पे जाके हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी का? ठीक है, क्वेश्चन सेशन एंड करें, इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा लास्ट अटेम्प्ट का जो हमारा पेपर था उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सर, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, जब लोग पेपर अटेम्प्ट भी करके आए थे, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आईएफआरएस वाला जो क्वेश्चन था सर, उसका ट्रीटमेंट क्या था, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था, क्या था, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। उस वक्त मैंने मना करा था, उस वक्त मैंने काफ़ी सारे बच्चों को यही कहा था, देखें आपने अभी अटेम्प्ट करा है, देखें उस रिजल्ट जो है वो आप छोड़ दें, जब रिजल्ट आएगा जब हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, अब जो करके आ गए उसके बारे में टेंशन अभी से लेना बेकार है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर, वो जो था उसको किस तरीके से करना चाहिए था, आईएफआरएस 16 वाला ट्रीटमेंट था, आईएफआरएस 15 तक क्या था? देखिए, आपने आईएफआरएस 16 में एक चीज़ पढ़ी होगी, आईएफआरएस 16 में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, मैन्युफैक्चरर और डीलर, लेसर के पार्ट पे, ठीक है। लेसर के पार्ट पे आपने एक मैन्युफैक्चरर डीलर वाली एक चीज़ पढ़ी होगी, जिसके अंदर हम करते क्या थे, हम करते ये थे कि भाई लीज रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट करते थे रेवेन्यू को, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करते थे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहे होते थे। ये चीज़ याद आ रही है हमें? आईएफआरएस 16 के अंदर ही हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लेसर
अगर मैन्युफैक्चरर है, डीलर डीलर है, और वो अगर अपनी इन्वेंट्री सेल करता है लीज पर, तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो सेम सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना था। लीज, वो जो इक्विपमेंट था, टेस्टिंग इक्विपमेंट था, वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होना था। सिंपल सा था, ठीक है। अच्छा, बाद लोगों ने रिजल्ट के बाद, जो लोगों का पेपर नहीं निकला, उन्होंने सजेस्टेड आंसर देखा, और सजेस्टेड आंसर में उसने जो कैलकुलेशन करी हुई है फाइनेंस इनकम की उसने जो कैलकुलेशन करी हुई है, वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आई, सर फाइनेंस इनकम की कैलकुलेशन करी कैसे है। ठीक है, 9 मिलियन का एक टेस्टिंग इक्विपमेंट था। ठीक है, 9 मिलियन का एक टेस्टिंग इक्विपमेंट था। 40 इक्विपमेंट सेल करे थे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40 कर दिया। सर रेट गिवन था हमारे पास, वो रेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसने क्या करा है, जो सजेस्टेड आंसर है उसने करा है डिवाइड बाई टू। ठीक है, डिवाइड बाई टू क्यों करा, ये चीज समझ नहीं आई उसने। देखें, एक वर्ड यूज करा है सजेस्टेड आंसर में, फाइनेंस इनकम अप्रोक्सीमेटली 33.3 मिलियन। अप्रोक्सीमेटली, ये जो इसने कैलकुलेशन करी है, ये अप्रोक्सीमेटली उसने कैलकुलेट करी है, कोई लाजमी फाइनेंस इनकम 33.3 मिलियन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप लोगों को याद होगा, देखें, लीज रिसीवेबल का एक शेड्यूल बनता है। एक शेड्यूल बनता है, जो भी आप अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं मंथली मंथली, क्या है सर, 500 जो है, 500 आपको मिलते हैं टेस्टिंग किट से एक्स्ट्रा। ठीक है, वो एक तरीके से कंपनसेशन हो रही है टेस्टिंग इक्विपमेंट की। 500 जो वो एक्स्ट्रा दे रहा है टेस्टिंग किट्स पर, वो कंपनसेशन हो रही है आपकी, किसके लिए सर, वो टेस्टिंग इक्विपमेंट के लिए कंपनसेशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टेस्टिंग इक्विपमेंट के लिए कंपनसेशन है, तो वो 500 मंथली मंथली जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट वो सेल होंगे, तो वो आपके लीज रिसीवेबल कम होता रहेगा, और आपकी फाइनेंस इनकम अगेन अगेन हर कैलकुलेट होती रहेगी हर महीने की। ठीक है, तो उसने क्या करा, देखें, अगर सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 18.5% करता, तो मतलब ये कि सर 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40, ये तो सिर्फ एक अमाउंट पे ये ज़्यादा चार्ज हो जाता। तो उसने क्या करा, एक ना के पूरा एक शेड्यूल बनाया, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर तो नहीं है कि उसमें पूरा एक शेड्यूल बनाया, और शेड्यूल बना के वो फाइनेंस इनकम अलग से कैलकुलेट करे। तो उसने क्या करा, एक एवरेज ले लिया डिवाइड बाई टू करके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सारे रिप्लाई भी करते रहें, देखें, सारे रिप्लाई भी करते रहें, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिप्लाई का। सारे लोग रिप्लाई करते रहें, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अगर कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछते रहें। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखें, सिंपल सा था, कितने लोग इसमें ब्लैंक हो गए, कितने लोग इसमें ब्लैंक हो गए। देखें, अब मसला क्या है, कितने लोगों को ये भी क्वेश्चन आया, सर अगर एफएफआर नहीं पढ़ा हुआ, तो क्या ऑडिट का पेपर निकालना पॉसिबल है? देखें, पास पेपर से अगर तो आ जाते हैं क्वेश्चंस, पास पेपर से ही, पास पेपर की बाउंड्री में रहते हुए चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आ जाती हैं। तो उसमें देखें, आपका लक है, अगर तो उस चीज उन उन जगह से टेस्टिंग हो जाती है पास पेपर वाले एरिया में, और आपने सारे पास पेपर कवर करे हुए हैं, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज टेस्ट हो जाती है जो कि आपने एफएफआर में नहीं पढ़ी हुई, आपने एफएफआर ही नहीं पढ़ा हुआ, और पास पेपर में कभी भी वो नहीं आई थी, तो आपका पेपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी ये प्रेफरेंस है, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यार देखें, जब ऑडिट का पेपर दे रहे हैं ना, तो लाजमी क्या है कि एफएफआर पढ़ लें। ठीक है, एफएफआर पढ़ लें, क्योंकि देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा हुआ, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के प्रोसीजर्स अच्छे कैसे लिखेंगे जब आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही नहीं पता होगी। ठीक है। अच्छा जी, हारिस परवेज का ये क्वेश्चन आया कि सर, ये डिवाइड बाय टू वाली ट्रीटमेंट जैसी चीज नेक्स्ट टाइम हम कैसे सोचेंगे? ठीक है, सर देखिए, सिंपल सी बात है, आपने अगर ट्रीटमेंट पढ़ी हुई है ना, आपने ट्रीटमेंट पढ़ी हुई है, आपको पता है कि यार फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड तो होनी थी। ठीक है, आपको ये पता है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि यार 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 18.5%, यहाँ तक तो आपको पता होगा कि तकरीबन ये अमाउंट तो बन रही होगी। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, 18 पॉइंट इतनी बन रही होगी। ठीक है, आपने ये अमाउंट भी अगर कैलकुलेट कर ली, ये अमाउंट भी कैलकुलेट अगर आपने कर ली है, और आपने ये लिख दिया कि यार क्या बोलते हैं, इसके अंदर मजीद कैलकुलेशन होगी, और ये अमाउंट से कम होगी, जो अमाउंट मिस स्टेटमेंट जो होगी वो इस अमाउंट से कम होगी। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली कोई अमाउंट आपने बता दी उसको, तो फिर भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं था कि डिवाइड बाई टू करते, उसने एक डिवाइड बाई टू करके एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट निकाली, लाजमी नहीं था कि आप भी डिवाइड बाई टू करते। ठीक है, आपको सिर्फ ये भी बता देते ना
मल्टीप्लाई बाई 18.5% करके जो भी आंसर आ रहा था, आप अगर उसको बता देते कि भाई इससे तकरीबन इतने परसेंट कुछ कम होगी, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वो अमाउंट नहीं होगी, आपको भी पता है कि साथ साथ हर महीने पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो रही है, तो फाइनेंस इनकम हर महीने की कम होती रहेगी, ठीक है। तो फाइनेंस इनकम अगर हर महीने की कम होती रहेगी तो एग्जैक्टली यही अमाउंट नहीं बनेगी मल्टीप्लाई बाई 18.5% करके, ठीक है। तो उससे ज़रूरी है कि कम तो होगी। तो अगर आपने ये भी चीज़ मेंशन कर दिया और उसको बता दिया कि आपको ट्रीटमेंट आती है, ठीक है, तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है, देखें एग्जामिनर चेकर ये नहीं है कि यार वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डिवाइड बाई टू जो सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है यही आपको एग्जैक्टली लिखना है, ये एग्जैक्टली लिखना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? साथ साथ रिप्लाई भी करते रहे कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा सबसे बड़ा मसला मुझे ये बताएं, मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पांस चाहिए। जब आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी वाला रिस्क की क्वेश्चन में चीज़ें पढ़ी थी तो आप लोगों ने लिखा क्या था? क्रिप्टो करेंसी वाले में जब आप लोगों ने रिस्क के अंदर पढ़ा था कि भाई क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो आप लोगों ने लिखा क्या था इस पर रिस्क? मुझे ये बताएं। वेट कर रहा हूँ मैं सब लोगों का, सब लोग इसमें बताएं। अच्छा जी, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है ठीक है, जिनकी जिनकी सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है वो लाजमी है कि वो लिखें रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। और सर इन पेपर इट सीम्स एवरीथिंग रिलेटेड रेवेन्यू, फरहान सज्जाद न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और लोग देखें क्रिप्टो करेंसी, क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इलीगल है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी इलीगल है तो मतलब ये कि यार ये ट्रांजैक्शन अगर क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं तो मतलब किसका रिस्क आ जाएगा? सर कंप्लायंस का रिस्क आ जाएगा। ये हारिस परवेज ने बहुत अच्छी बात लिखी कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस का आ जाएगा। हो सकता है कि यार इस कंपनी पे भाई पेनल्टीज लग जाएं कि भाई आपने क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजेक्शन करी है, हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए, भाई बहुत बहुत बड़ा ये फ्रॉड में आ जाएगा, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन जो कर रहा होता है वो कंपनी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। एफ आई ए पीछे पड़ जाती है इसमें तो, ठीक है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, इवन कि गोइंग कंसर्न भी इसमें आ जाएगा। अगर ये खुदा ना खास्ता, क्योंकि कंप्लीटली आपकी क्रिप्टो करेंसी की बेस पे ट्रांजेक्शन हो रही है और मेजर रेवेन्यू अगर हम वहां से जनरेट करें तो गोइंग कंसर्न के भी रिस्क आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके फॉरेन के इतने सारे क्लाइंट हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग का एक सबसे बड़ा मसला, कि आपने रिकॉर्डिंग उसकी कैसे करी होगी? क्रिप्टो करेंसी में अगर आप एसेट बना रहे हैं तो आपने रिकॉर्ड किसके हिसाब से करा होगा? क्या IFRS 9 के हिसाब से करा होगा? क्या आपने इंटेंजिबल एसेट में रिकॉर्ड करा होगा? क्या आपने इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करा होगा? किस स्टैंडर्ड के हिसाब से करा होगा? देखें इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी तक कोई स्पेसिफिकली इसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है क्रिप्टो करेंसी के लिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। क्या कैश एंड बैंक में इसको रिकॉर्ड करा जाए? क्या इसको IFRS 9 के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करा जाए? क्या इसको हम इंटेंजिबल एसेट इसको ट्रीट करें तो क्या ट्रीट करें? तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो रिस्क है कि यार कंपनी ने सही क्लासिफिकेशन इसकी नहीं करी हो, तो ये भी रिस्क कितने लोगों ने इग्नोर कर दिया। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? और सबसे बड़ा मसला कि यार आपकी जो एक होटल से आप जनरेट कर रहे थे रेवेन्यू, वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ, मतलब उसमें कम्प्लीटली एक पैकेज आप प्रोवाइड कर रहे थे जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज आप उसको दे रहे थे, खाना पीना दे रहे थे, लॉन्ड्री सर्विसेज दे रहे थे, सारी सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड कर रहे थे। तब देखें अगेन IFRS 15 का उसमें रिस्क आ गया कि आपने सही से जो ट्रांजेक्शन प्राइस थी उसको अपोर्शन प्रॉपरली नहीं करा था, ठीक है। तो ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चों ने करी हैं, लोगों को समझ नहीं आया। जब तक आप लोगों को ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि इस टाइप की जो बिजनेसेस हैं, जो डिजिटल बिजनेसेस आजकल चल रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। पहला सवाल भी बिल्कुल कम्प्लीटली, बिल्कुल जो बिजनेस मॉडल उसने बताया था वो भी कम्प्लीटली डिजिटल बेस्ड था, ठीक है। उस जो एडवर्टाइजमेंट का एक वो मॉडल बना रहे थे वो गेमिंग्स के अंदर अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो देखिए थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होनी चाहिए। आजकल की जो बिजनेसेस हैं लाइक नेटफ्लिक्स और डिफरेंट डिफरेंट जो अमेजोन है, तो इसके बिजनेसेस की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़े ये वाले क्योंकि नॉर्मली होता है ये कि बच्चा जो ऑडिट क्लाइंट्स पर जा रहा है, या तो वो टेक्सटाइल सेक्टर देख रहा होता है या कोई सर्विसेज सेक्टर देख रहा होता है, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस टाइप के
आईटी रिलेटेड कंपनीज में ऑडिट कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती भी नहीं है। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे ही आप लोगों को समझ नहीं आता पढ़ते हुए चीज़ें हो क्या रही हैं, तो आप लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते कि यार मुझे इस बिजनेस में चल क्या रहा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला यही है, सबसे बड़ा मसला यही है। हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने यही बात करी, यस सर, मेन इशू वाज हैविंग नो आइडिया ऑफ न्यू बिजनेसेस टेस्टिंग इन एग्जाम, हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस इशू। देखिए आईकेप जो है वक्त के साथ साथ, जैसे कि आइजा के अंदर, आइजा 315 के अंदर आईटी वाली चीज़ें आ रही हैं, तो अब लोग भी जो एग्जामिनर पेपर बनाने वाला है वो उस चीज़ों को टेस्ट कैसे कर रहा है, वो उस चीज़ों को टेस्ट कैसे कर रहा है कि जो आईटी वाली कंपनीज हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, अमेजोन हो गया, फूड पांडा हो गया, देखिए कंप्लीटली आईटी बेस्ड कंपनीज हैं। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री को वो सोच रहा है और उसको वो टारगेट कर रहा है। तो देखें इसको इम्प्रूव इसी तरीके से कर सकते हैं कि यार बच्चा आइजा पढ़ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी रिसर्च करे कि यार आईटी जो बिजनेस है, आईटी बिजनेसेस किस किस टाइप के हैं। सर फूड पांडा बिजनेस है, एजेंट बिजनेस है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट बिजनेस होता है, ठीक है। इसके अलावा आजकल जो गेमिंग वाउचर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग पबजी वगैरह ये सारी चीज़ें खेलते हैं, उसमें गेमिंग वाउचर्स होते हैं, ठीक है, तो गेमिंग वाउचर्स की भी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो डिजिटलाइज फेसबुक पे जो मार्केटिंग चला रहे हैं, तो इस टाइप की इंडस्ट्री की थोड़ी सी हमें नॉलेज भी गेन करनी है साथ ही साथ। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगी सर, गूगल से मिलेगी। ठीक है, तो इन इन जगह से हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी इसकी ऑब्टेन करनी है। ठीक है, देखिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप लोग अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकेंगे। सर हाउ टू प्रैक्टिस सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसका हल यही है कि डिफरेंट मॉक्स कंडक्ट करे जाए और मॉक्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट करे जाएं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मैंने बल्कि मैंने इससे पहले बनाया हुआ भी है मॉक अपना, और एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके हमने टेस्टिंग भी करी थी उस मॉक की। तो मैंने उसमें ये वाला क्वेश्चन डाला भी था। ठीक है, इस टाइप का डिजिटल कंपनी का एक मैंने बनाया था सिनेरियो, और उसके अंदर ये क्वेश्चन की टेस्टिंग भी करी थी। तो इंशाल्लाह हम जो इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। Can you provide list of topics industry that we have to search from Google for upcoming attempt। देखें फिलहाल तो आप ये करें, देखें मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप लोगों को जब लास्ट अटेम्प्ट का पेपर भी डिस्कस करूंगा तो एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि भाई ये लिस्ट है, ये इंडस्ट्रीज पे आप लोग रिसर्च कर लें, थोड़ी सी गूगल पे अंडरस्टैंडिंग ले लें, तो इंशाल्लाह मैं वो काम आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब हमारा बैच चल रहा होगा तो बैच के अंदर भी ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे वक्त के साथ साथ कि यार ये इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आपने काम क्या करना है कि यार जो करंट इंडस्ट्रीज जो आईकेप ने डिस्कस करी थी इन लास्ट अटेम्प्ट, आप एटलीस्ट उनको रिसर्च कर लें, पहले उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। ठीक है, थोड़ी सी आप उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार वो इंडस्ट्री किस तरीके की टेस्ट करी थी, अब किस तरीके की मजीद मैं सर्च कर सकता हूँ, पहले खुद से एक दफ़ा करें। ठीक है, एक लिस्ट में भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन पहले खुद से वो इंडस्ट्रीज पे रिसर्च कर लें जो आईकेएफ ने टेस्ट करी है लास्ट टाइम में, तो एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप की इंडस्ट्रीज कैसे वर्कआउट करती है। तो सबसे बड़ा मसला, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि यार सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स को ये भी फेस आया है कि यार जो लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन टेस्ट है उसमें बिजनेसेस बहुत डिफरेंट उसने टेस्ट करे, बिजनेसेस मॉडल थे उनकी कंप्लीटली डिफरेंट थे, जो कि स्टूडेंट्स की नॉलेज में ही नहीं था वो बिजनेस। ठीक है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यार इसमें रिस्क कैसे मैं बनाऊं, जबकि मुझे यही नहीं पता कि बिजनेस मॉडल कैसे वर्कआउट हो रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइजा 315 में क्या पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है सर, एंटिटी को समझने में सबसे पहली चीज समझनी होती है बिजनेस मॉडल, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के रेवेन्यू जनरेट कैसे होते हैं, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको यही नहीं पता होगा तो रिस्क आप लोग कैसे ड्राफ्ट करेंगे, रिस्क तो आप सोच ही नहीं सकते जब तक कि आपको बिजनेस मॉडल सही से ना पता हो। ठीक है, तो देखें इंशाल्लाह हमें इस पे भी काम करना है कि यार डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स की हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है, खास तौर पे जो आईटी बिजनेस मॉडल्स हैं, जैसे फूड पांडा हो गया, जैसे अमेजोन हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, इस टाइप की जो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, देन हमें उस पर वर्कआउट करना है और इस टाइप के क्वेश्चन के मॉक्स बना के हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह। और कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लें, इसके अलावा अगर इधर ना पूछ सकें तो आप लोग ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, मैं इधर स्क्रीन पर लिख देता हूँ, 03353247735। ठीक है,
कितने आर्ट्स का कोर्स है आपका अप्रोक्सीमेटली? देखें 80 to 90 आर्ट्स पे एटलीस्ट ये कोर्स जाएगा, क्योंकि हम इसमें डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये 80 to 90 इसमें जाएगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, लाइक उबर करीम। बिल्कुल, यासिर अली अली ने बहुत अच्छी बात करी कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लाइक उबर करीम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रैक्टिस इंशाल्लाह डिटेल्ड होगी, प्रैक्टिस समझ लें। इसका जो है ना 50 to 60% हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस होगा। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद मुझे प्रोवाइड करेंगे, और मैं इंशाल्लाह इसको टेस्ट करके फीडबैक प्रोवाइड करूंगा। एक लाजमी एक बात बता दूं कि सर, आपका आप जो पढ़ाएंगे वो क्या, उसका मॉडल क्या होगा? सर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे। साथ ही साथ जहाँ जहाँ मुझे नीड लगेगी, जैसे कि मुझे लगता है कि यार रिस्क एंड प्रोसीजर्स वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे एक लाइव सेशन कंडक्ट कर लेना चाहिए, जिसमें मैं साथ साथ आप लोगों को ऐसे फीडबैक भी ले रहा हूँ कि यार कि किस तरीके से आप लोगों का क्या, उसमें किस तरीके से आप लोग करते हैं। तो साथ ही साथ उसमें फीडबैक ले रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, लाइव सेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है? लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू कवर करे होंगे। प्रैक्टिस सेशन भी हमारे ज़्यादातर रिकॉर्डेड होंगे, और साथ ही साथ कुछ होंगे लाइव सेशन, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। और साथ ही साथ ये कि हम एक टेस्टिंग, वो जो फैसिलिटी है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। होमवर्क क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। टेस्ट जो हो टेस्ट आप लोगों से कंडक्ट करे जा रहे होंगे, और मॉक इंशाल्लाह कंडक्ट करा जाएगा, ठीक है? फर्स्ट की ग्रेड से स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल, फर्स्ट की ग्रेड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट की ग्रेड से कर रहे होंगे। लेकिन देखें, अगेन सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि अपनी वीकनेस पहले आइडेंटिफाई कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैं फर्स्ट से पढ़ा रहा हूँ, बेशक मैं फर्स्ट से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आप अटेम्प्ट करें, मुझसे चेक करवाएं। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो लेक्चर लेना। अगर आपके कॉन्सेप्ट आपने किसी और टीचर से पढ़े हुए हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप टाइम वेस्ट करें कि यार वो लेक्चर लेकर आप अपना 1 घंटा आप ज़ाया कर लें, ठीक है? तो आप क्या करें, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मुझसे चेक करवा लें, ठीक है? तो ये फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है, देखिए वीकनेस पे हमें काम करना है। मेजर चीज़ क्या है, मैं तो एक पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उसमें साथ साथ जो जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोग वो कॉन्सेप्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर ले लें, ठीक है? लेकिन आप लोगों को मेन चीज़ क्या है कि वीकनेस पे इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है? पूरा कोर्स शुरू से पढ़ने की नीड नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना है। मैंने शुरू से स्टार्ट कहाँ से करा अपना ये सेशन के, वीकनेस आपको इम्प्रूव करनी है, ना कि पूरा लेक्चर सारे आप लोगों को लेने की ज़रूरत है, ठीक है? क्लियर है सबको? साथ साथ रिप्लाई भी करते रहे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि भाई आप लोग है ना अटेंटिव सुन रहे हैं, और कोई मसला नहीं है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को साथ साथ समझ में आ रही हैं। ठीक है, यस सर, यस सर, आ रहा है, ठीक है? तो फिर इस सेशन को एंड कर लें, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर अभी भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है? लास्ट डिजिट 0335 324 7735, ये नंबर है, ठीक है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0335 324 7735, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? फिर एंड कर दें इस सेशन को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। लेकिन फिर भी देखें, इसके बाद भी, इस सेशन के बाद भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? मेन चीज़ है कि यार आप लोगों का पेपर पास हो जाए, ठीक है? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर पास होगा, आप लोगों की दुआएं मिलेंगी। तो मेन चीज़ ये है, ठीक है? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पूछें पूछें, बिल्कुल पूछें। हम इस सेशन को एंड करेंगे कि साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चन भी सारे हल हो जाएं। फरहान सज्जाद का एक क्वेश्चन है, हम उसका बस वेट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछते तो इंशाल्लाह हम फिर इस सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है?
क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप फरहान? फरहान का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इस सेशन को हम एंड कर देते हैं। और अगर फरहान आपका कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे आप डायरेक्टली पर्सनल मैसेज में क्वेश्चन कर सकते हैं, इवन ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह रखेंगे, जिसमें हम लास्ट अटेम्प्ट का पेपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखें, उस सेशन से पहले आपने क्या करना है, आपने उसको जो पेपर है, उस अटेम्प्ट को आपने दोबारा एक दफ़ा री अटेम्प्ट करना है और उसको कंपेयर करना है अपने सजेस्टेड आंसर से। वो आप मुझे करके फीडबैक आप देंगे कि आपने क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करी, क्या वीकनेसेस आपकी हैं, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। फिर मैं आपके एक सेशन रखूंगा जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि क्या क्या मसले मसाइल आपने करे थे। ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है, फिर ये सेशन हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग सारे के सारे करेंगे नहीं ये चीज़ें? ये सारी चीज़ें करके मुझे आप लोग फीडबैक देंगे कि भाई ये चीज़ें हमारा ये मसले मसाइल हैं, ये वीकनेसेस हैं। फिर मैं मज़ीद उसको चेक करूंगा, फिर इंशाल्लाह हम ये सेशन एक रखेंगे जिसमें लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, हमारी व्हाट्सएप पर बात होती रहेगी। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है फरहान, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।